अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। मैं आपका टीचर हाफिज मोहम्मद साले अकरम एज अ कंप्यूटर टीचर आपको पढ़ा रहा हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है और जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नेम है यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू सिस्टम। तो इसके इंट्रोडक्शन, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूं कि इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या। सिस्टम के बारे में बेसिकली हमने पढ़ना है, सिस्टम होता क्या है। अब सिस्टम जेनेरिकली भी आप सिस्टम को देख सकते हैं और कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर भी इस सिस्टम को देख सकते हैं। फिर आगे थ्योरी ऑफ सिस्टम के ऊपर हम बात करेंगे। अब थ्योरी ऑफ सिस्टम के अंदर भी चार चीजें आ जाती हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या है, उसका कम्युनिकेशन क्या है, उसका एनवायरनमेंट क्या है और उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है। चार चीजें हैं। किसी भी सिस्टम का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है जिसकी बेस के ऊपर वो सिस्टम वर्क कर रहा होता है। उसके फिर आगे कंपोनेंट्स होते हैं, उसकी फिर आगे कम्युनिकेशन होती है। कम्युनिकेशन किस लिए होती है कि बहुत ज्यादा सारे कंपोनेंट्स होते हैं, कभी भी एक सिस्टम किसी एक कंपोनेंट पर मुश्तमिल नहीं होगा, बहुत ज्यादा सारे। जैसे सिस्टम की डेफिनेशन ऊपर टॉप के ऊपर, सिस्टम इज अ सेट ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट्स। सिस्टम इज द सेट ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट। अब रिलेटेड कंपोनेंट्स में क्या चीजें आ जाती हैं कि अब जिसकी मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि कार का सिस्टम है, जो कि आपके फर्स्ट पेज के ऊपर कार के सिस्टम की आपसे बात की गई है। अब कार का सिस्टम है, कार के सिस्टम के अंदर उसका डिफरेंट सिस्टम आपस में रिलेट है और फिर वो वर्किंग आपस में कंबाइन करते हैं। देन आपका वो सिस्टम यानी कार वाला जो सिस्टम है वो एग्जीक्यूट होता है। उसके अंदर सिस्टम डिफरेंट, फ्यूल का एक सिस्टम है, एक्सीलेटर का सिस्टम है, इसी तरह एक पूरा एक इंजन है, उसका एक सिस्टम है। तो जब ये 3, 4, 5 सिस्टम आपस में या कंपोनेंट्स आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, देन उसकी क्या होती है, एग्जीक्यूशन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिस्टम की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से सुने और फिर उसको लर्न करें। लर्न करते ही उसको आपने अपने रजिस्टर के ऊपर लिख लेना है ताकि आपको वो भूले ना। तो सिस्टम की डेफिनेशन, सिस्टम इज अ सेट ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट्स। किसी भी सिस्टम के साथ जितने भी कंपोनेंट उसके साथ रिलेट कर रहे हैं, जैसे ये चेयर है या कोई फैन होता है, तो फैन के अंदर उसके वो जो 3, 4 पर वगैरह होते हैं वो लगे होते हैं, उसके साथ उसकी एक फंक्शन के लिए उसकी मोटर पीछे लगी होती है, तो ये आपस में फंक्शन कर रहे हैं। इसी तरह अगर कंप्यूटर की आपको एग्जांपल दूं तो कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट सिस्टम है, उसका सीपीयू है, सीपीयू के अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी लगी हुई होती है, उसके अंदर मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के डिफरेंट फंक्शन है, मदरबोर्ड के ऊपर आपके पास चिप्स वगैरह लगी होती है, उसकी सीडी रोम, डीवीडी रोम और इसी तरह रैम के लिए वो स्लॉट एलोकेट की हुई होती है। तो ये आपको अब सिस्टम क्लियर हो गया। कोई आपका क्वेश्चन हो वो आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेना है। तो नेक्स्ट हम इंट्रोडक्शन के बाद थ्योरी ऑफ सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ सिस्टम होता क्या है? द आइडिया ऑफ अ सिस्टम इज यूजफुल टू एक्सप्लेन बोथ द एक्सटर्नल रियलिटी एज वेल एज द इंटरनल वन। मीन दैट थ्योरी ऑफ सिस्टम में हमने देखना है कि उसकी एक्सटर्नल रियलिटी क्या है और उसकी इंटरनल रियलिटी क्या है। अब एक्सटर्नल और इंटरनल रियलिटी को हम इस तरह ही डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे एक ह्यूमन स्ट्रक्चर है, ह्यूमन स्ट्रक्चर की एक जो ऐसा स्ट्रक्चर जो लोगों को दिखने में नजर आता है वो हमारा क्या हो सकता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर उसको क्या लेते हैं। सेम लाइक इसी तरह ह्यूमन का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है वो वर्कआउट किसके साथ, किसकी बेस के ऊपर कर रहा होता है, वो इंटरनल स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर ही वो वर्क कर रहा होता है। अगर इंसान का जो ब्रेन है कि वो इंसान का बस ब्रेन जो है वो एक एक्सटर्नली तौर पर एक ही चीज है जो आपको सर नजर आ रहा होता है, बल्कि इसके अंदर जो इंटरनली तौर पर बहुत ज्यादा सारी वेन्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर आपके ब्लड का सर्कुलेशन हो रही होती है, सेम उसी टाइम के ऊपर आपकी ऑक्सीजन भी सर्कुलेट कर रही होती है। तो ये जब एक से ज्यादा चीजें आपस में मिलती हैं तो उनके कंपोनेंट्स के मिलने के बाद फिर आपका वो वाला सिस्टम जो होता है वो वर्कआउट करता है। तो यहां तक क्लियर बेटा? कोई क्वेश्चन हो तो आपने लाजमी पूछ लेना है। नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड करते हैं बेटा जी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम। किसी भी चीज का कोई भी
चीज हो, उसका कोई ना कोई फिनोमेना होता है, कोई ना कोई उसका कॉन्सेप्ट होता है, कोई ना कोई उसका इंट्रोडक्शन होता है। तो सिस्टम के अंदर इंट्रोडक्शन में सिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें चार चीजों का समझना बहुत जरूरी है। किसी भी सिस्टम के लिए सिस्टम का ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है। किसी भी काम का कोई जब ऑब्जेक्टिव नहीं होता तो वो काम कभी भी पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकता। और अगर उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, उसका स्टांस क्लियर है, तो फिर वो वर्किंग अगरचे स्लो हो सकती है, फास्टली ना भी हो, देन भी वो अपने काम तक पाया तकमील तक पहुंच जाता है। तो नंबर वन, ऑब्जेक्टिव क्लियर होना जरूरी है। सेकंड चीज, कंपोनेंट। किसी भी सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स का क्लियर होना भी, आपस में उनकी कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन, देन एनवायरमेंट। किसी भी सिस्टम का ऑब्जेक्टिव होना, कंपोनेंट होना, कम्युनिकेशन होना, और उस सिस्टम के रिलेटेड अगर उसको मुहैया एनवायरमेंट नहीं किया जाता तो वो सिस्टम बेकार हो जाता है, वो सिस्टम किसी भी तरह वर्क नहीं करता। तो चार चीजें बेटा आपने फिंगर टिप के ऊपर सीख लेनी है किसी भी सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए। नंबर वन, उसका ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है। नंबर टू, उसके कंपोनेंट्स होना जरूरी है। और नंबर थ्री, कंपोनेंट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होनी है वो होना जरूरी है। और लास्ट वन, एनवायरमेंट होना जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जेक्टिव उसके को क्लियर करते हैं। पहले हम ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? किसी भी सिस्टम का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? एवरी सिस्टम हैज अ पर्पस और गोल दैट इट विशेस टू फुलफिल। किसी भी काम का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कभी जिस टास्क को उसने करना है उस टास्क को वो फुलफिल करे, उस टास्क को वो कंप्लीट करे, विद इन अ टाइम स्लॉट करे और बहुत अच्छे तरीके से उस ऑब्जेक्टिव को करे। अब कंप्यूटर का टास्क क्या हो सकता है कि सीपीयू को अगर हम काम देते हैं कि इसके 2+2 करके दे। अब 2+2 हमने कीबोर्ड से इनपुट हमने दे दी। अब 2+2 की इनपुट देने के बाद आगे सीपीयू का क्या काम है उसके ऊपर अगर तो हमने सम करना है तो वो सम का फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई करें, और अगर हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके ऊपर सब्ट्रैक्ट का फंक्शन अप्लाई करें, अगर हमने मल्टीप्लीकेशन करनी है तो मल्टीप्लीकेशन का उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करें। सेम लाइक इसी तरह अगर हमने ह्यूमन माइंड के साथ ये सोचा है 2+2, तो 2+2 बेटा हाथ से करने से 2+2 4 नहीं हो जाना, बल्कि हमारे ब्रेन में अगर हम इस एज में आ गए कि हमें ये 2+2 को समझना बहुत इजी लग रहा है, तो हम पहले ऐसी एज में थे जब हमें 2+2 का कॉन्सेप्ट का नहीं पता था। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जब आप मूव फॉरवर्ड होते हैं तो हमारा माइंड इस तरह ट्रेन हो जाता है कि हमें 2+2 के कॉन्सेप्ट का पता चल गया। तो आगे मेरा टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव। नंबर वन क्या था? ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव के अंदर ऑब्जेक्टिव को समझना भी बहुत जरूरी है। सॉरी, टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अब सिस्टम ऑब्जेक्टिव की भी आगे 3 टाइप्स आ जाती है। वो 3 टाइप्स कौन कौन सी है जी? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। किसी भी सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो उसने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, उस इंफॉर्मेशन के ऊपर आगे प्रोसेस करना है। जैसे अभी मैंने आपसे बात की 2+2 करना है, तो 2+2 ऐसे तो नहीं हो जाना। 2+2 के लिए पहले हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ी, देन उसके ऊपर प्रोसेसिंग हुई और देन आंसर हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। तो जी बेटा नेक्स्ट आगे हमारे पास जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बाद सपोर्टिंग सिस्टम। अब सपोर्टिंग सिस्टम की मैं आपको बेस्ट एग्जांपल ये दे सकता हूं कि आपका सेल फोन है, तो सेल फोन के ऊपर अब एप्लीकेशन जो रन हो रही है वो सेल फोन और एप्लीकेशन आपस में मिल रही है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, तो वो आपका एक सिस्टम रन हो रहा है। सेम इसी तरह आपका लेग्स और ब्रेन का एग्जांपल आप दे लें। ये बॉडी के स्ट्रक्चर के डिफरेंट कंपोनेंट्स है सॉरी। अब डिफरेंट कंपोनेंट्स मिल रहे हैं तो आपकी जो फंक्शनैलिटी है वो स्मूथ रन हो रही है। नेक्स्ट आगे अचीविंग गोल। अब अचीविंग गोल में नंबर वन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सपोर्टिंग अदर सिस्टम एंड अचीविंग गोल। अचीविंग गोल में ये आ सकता है कि जैसे मैंने आपको कार के सिस्टम की एग्जांपल दी। अब कार के सिस्टम में आपका फ्यूल है, अब फ्यूल ने तो उसको गाड़ी को रन नहीं ना करना, बल्कि फ्यूल जनरेट होगा मैकेनिकल एनर्जी में, अब वो एनर्जी उसको रन करने में हेल्प आउट करेगी। तो ये आपका
अचीविंग गोल, आपका गोल अचीव हो गया, गाड़ी रन हो चुकी है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह सिस्टम की कंप्लेक्सिटी को चेक करने के लिए, तो कौन सा सिस्टम कंप्लेक्स है, कौन सा सिस्टम सिंपल है, तो उसकी एग्जांपल मैं आपको थर्मोस्टेट और ब्रेन के सिस्टम की दे सकता हूं। थर्मोस्टेट एज अ सिंपल आप उसकी कंप्लेक्सिटी को समझ ले, और जो आपका ब्रेन है उसकी कंप्लेक्सिटी एज कंपेयर टू थर्मोस्टेट ज्यादा है। तो नेक्स्ट हमारे पास बेटा जी कंपोनेंट्स आ जाते हैं। तो कंपोनेंट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी सिस्टम। किसी भी सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। कोई एक कंपोनेंट पूरा सिस्टम नहीं होता, डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलते हैं, यानी ब्लॉक्स मिलते हैं, और फिर एक क्या जनरेट हो जाता है, एक आपका सिस्टम बन जाता है। जैसे कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर की एलईडी वो तो कोई सिस्टम नहीं है, बल्कि उसके साथ सीपीयू मिलेगा, उसके साथ उसके अंदर फिर रैम लगी होगी, रोम लगे होंगे, उसके साथ सीडी और डीवीडी रोम लगी होगी, फिर वो एक आपका प्रॉपर एक सिस्टम बन जाता है। एनवायरमेंट, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बेटा जी एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट के बगैर कोई सिस्टम भी रन नहीं हो सकता। जैसे हम अर्थ के ऊपर अलाइव है, अर्थ के ऊपर जी रहे हैं, तो हम हो सकता है कि हमें मरीज के ऊपर छोड़ा जाए तो हम वहां पर जिंदा ना रह सके। तो ये डिफरेंट चीजें होती है कि अगर हम इस अर्थ के ऊपर जिंदा है तो मरीज के ऊपर जिंदा ना हो, तो ये क्या है, हमारा एनवायरनमेंट चेंज हुआ, वहां पे ऑक्सीजन सही मुयसर नहीं होगी, तो हमारा वहां पर सर्वाइवल हो सकता है ठीक ना हो। तो यहां तक बेटा जी क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो तो आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेना है। नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड करते हैं जी। अब कम्युनिकेशन, सॉरी, इससे पहले आपके पास एनवायरनमेंट में स्टैटिक वर्सेस डायनामिक सिस्टम आ सकते हैं। जो ऐसा सिस्टम जो चेंज हो सकता है, वे अपनी आउटपुट को देखे बगैर वो खुद से ही डिसीजन करता है, और वो अपनी मीन दैट कि जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन गर्मियों में ऐसा इन्वायरमेंट अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं कि उनको गर्मी का एहसास होता है, तो वो ऐसे हल्के और फुल्के कपड़े पहनना स्टार्ट कर देते हैं, और अगर विंटर सीजन आ जाता है तो विंटर सीजन के हवाले से वो अपने कपड़ों को चेंज कर लेते हैं। तो सेम इसी तरह जो आउटपुट को देखते हुए खुद से डिसीजन करके इंडिपेंडेंटली चेंज अपने सिस्टम को करते हैं, वो डायनामिक होंगे। और स्टैटिक ऐसे सिस्टम जो खुद से डिसीजन नहीं करते, बल्कि आउटपुट उनको बताते हैं कि अब आपने ये करना है, अब आपने ये डिसीजन करना है। सेम इसी तरह डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक्स जो होते हैं ये वेल नोन होते हैं, इनको पता होता है कि कैसे मूव फॉरवर्ड करना है, कैसे हमने अलाइव रहना है। और नॉन डिटर्मिनिस्टिक्स जो होते हैं ये रैंडमली होते हैं, कभी ये अच्छा काम कर सकते हैं और कभी इनसे स्मूथ काम नहीं हो सकेगा। तो नेक्स्ट बेटा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दो चीजों की आपस में, मैंने कहा कंप्यूटर सेल है, मोबाइल सेल है आपके पास, उसका हार्डवेयर और एप्लीकेशन आपस में मिलती है, यानी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जब कंबाइन कम्युनिकेशन होती है, देन वो आपस में इंटरेक्शन होती है, उसकी फिजिबिलिटी बनती है, और वो आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड करते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम में, टाइप्स ऑफ सिस्टम में बेटा जी ज्यादा सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ सिस्टम में आपके पास नेचुरल सिस्टम आ जाता है, नेचुरल सिस्टम के बाद आर्टिफिशियल सिस्टम भी आ सकता है, और नेचुरल सिस्टम में आगे डिफरेंट चीजें हैं जी। नेचुरल सिस्टम में फिजिकल सिस्टम है, केमिकल सिस्टम है, बायोलॉजिकल सिस्टम है। अब फिजिकल सिस्टम किसके ऊपर बेस करेगा? ये फिजिक्स के लॉ के ऊपर बेस करेगा, जिसके अंदर आपके पास प्लांट्स आ सकते हैं, स्टार्स आ सकते हैं, गैलेक्सीज आ सकती हैं। अब गैलेक्सीज हाइड्रोजन जब मिलती है, तो हाइड्रोजन का जो मिलाव होता है वो ऑक्सीजन के साथ जब मिलेगी तो वो H बन जाता है, हाइड्रोजन बन सकती है। तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं ये किसके अंदर आ रहे हैं? फिजिक्स के अंदर, मीन दैट फिजिक्स फिजिकल सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर फिजिकली वर्क हो रहा है। आगे केमिकल सिस्टम। केमिकल सिस्टम और दो जिसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है सब्सटेंसेस की और इंटरेक्शन, जब इनके आपस में इंटरेक्शन होती है, बॉन्ड्स बनते हैं। अब बॉन्ड्स के मिलने से बहुत ज्यादा सारी चीजें जनरेट हो सकती है। मीन दैट H2O इज फॉर्म्ड हाइड्रोजन एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम। जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आपस में कंबाइन करते हैं, वर्किंग करते हैं, तो वो H2O की फॉर्म में बन जाते हैं। और लास्ट जो हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम में हमारे पास दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे परिंदे भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन इंसान भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसके अंदर उनकी तीन चीजें हो सकती हैं। ह्यूमंस जो होते हैं या परिंदे जो होते हैं या मैमल्स जो होते हैं, उनकी ग्रोथ हो सकती है, वो रिप्रोडक्शन उनकी होती है, और मेटाबॉलिज्म के ऊपर इनकी बात हो सकती है। तो ये भी कंप्यूटर के बाद हर चीज के सिस्टम होते हैं जिसकी प्रॉपर एक वर्किंग होती है। तो जी बेटा जी, ये आज का आपका टॉपिक था। इसके ऊपर कोई आपका क्वेश्चन हो, वो आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूछ लेना है और अपना फीडबैक रिकॉर्ड करवाना है।